हेलो सातवीं पास, क्या हाल है? तो भाई आज हम शुरू करेंगे हमारी 8th क्लास की साइंस का पहला चैप्टर जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पूरी खेती बाड़ी का चैप्टर है। मजा आएगा। बल्ले बल्ले। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट जिसमें थोड़ी सी हिस्ट्री आएगी तुम्हारी, जो तुम्हें बहुत पसंद है। देन खरीफ और रबी क्रॉप्स, क्या क्या फर्क है, कैसे कैसे होती है, कहाँ कहाँ उगाई जाती है। देन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, आप कभी भी अगर खेती बाड़ी करो, कल को एक फार्मर बनो, तो सॉइल की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये नहीं कि कहीं भी लगा दिए। फिर आता है सोइंग, सोइंग क्या होती है, कैसे की जाती है। देन मैन्योर कब डाली जाती है, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्क क्या होता है इनमें, इरिगेशन क्या होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ठीक है, वो नहीं। तो हार्वेस्टिंग क्या होती है, उसके बाद फसल की कटाई कैसे की जाती है, स्टोरेज कहाँ करते हैं कटाई के बाद। देन एनिमल से हमें क्या क्या फूड्स मिलते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम शुरू करेंगे इस चैप्टर में इसी एक्सप्रेशन के साथ। तो चलिए, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट, थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं। जब इंसान इतने सिविलाइज्ड नहीं थे जितने हम आज हैं, तब हमें नोमैडिक्स कहा जाता था, 10,000 बीसीई, बिफोर क्राइस्ट। एंड उस टाइम पर हमें जो भी कच्चा मिल जाता हम खा लेते। खेती बाड़ी आती नहीं थी, खाना पकाना इतने अच्छे से नहीं आता था। कच्चा करेला मिल गया, कच्ची लौकी मिल गई, खा लिया, ठीक है। फिर हमने सोचा कि भाई कब तक जिस जगह हम रह रहे हैं वहां पर हमने खाना खाया, खत्म हो गया, फिर शिफ्ट कर जा रहे हैं जगह को, दूसरी जगह जा रहे हैं, फिर वहां पर हम जो भी रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो खा रहे हैं। तो इन सब से बोर होके कि भाई कब तक घूमना फिरना चलता रहेगा, हमने सोचा एक जगह पे रहा जाए जहां पर हम खुद से चीजें कल्टीवेट करेंगे, क्रॉप्स कल्टीवेशन होगा। तब बॉर्न हुआ हमारा किसका, एग्रीकल्चर का। तो भाई एग्रीकल्चर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है ह्यूमन हिस्ट्री में। अब बात आती है क्रॉप्स की, क्योंकि हम एग्रीकल्चर की बात करें तो भाई क्रॉप्स क्या होती है, ये तो मैंडेटरी है। क्रॉप्स जैसे कि when plants of same kind is cultivated at one place on large scale, ये नहीं कि तुमने एक गमले में 2 लौकी उगा दी या 4 आलू उगा दी, तुम बोलो कि अरे मैं तो फार्मर बन गया, मैं क्रॉप प्रोडक्शन कर रहा हूँ, वो नहीं। ठीक है, बड़ा सा फार्म हो, फार्म छोटा हो या बड़ा हो, बट काफी ज्यादा अमाउंट में आप कोई एक पर्टिकुलर, या तो केवल आलू आलू, या फिर आलू गोभी मेथी, अलग अलग सब्जियां तो मंगा सकते हो। तो इसको हम कहते हैं क्रॉप्स। ओके, इसके बाद आते हैं हम खरीफ। अब देखिए, क्रॉप्स बेसिकली तुम्हारी दो तरह की होती है। तो भाई इन दो तरह की क्रॉप्स में सबसे पहले तुम्हारी आती है खरीफ क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप होती क्या है एक्चुअली में, ये बात करते हैं। भाई सबसे पहले खरीफ क्रॉप उगाई जाती है बारिश के मौसम में, ठीक है, रेनी सीजन में उगाई जाती है। अब रेनी सीजन इंडिया में कब से कब तक आता है, जून से सितंबर के बीच में आता है, क्लियर। और इसमें जो एग्जाम्पल्स तुम्हारे आएंगे वो आएंगे तुम्हारे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। तुमने देखा होगा कई बार ऐसी फोटोज जहां पर बहुत सारे फार्मर्स, ऐसे बहुत सारे काफी लेवल पे पानी होता है, वहां पर बीज उगा रहे होते हैं। तो दो सीड्स आर ऑफ पैडी, इट कैन बी, इट कुड बी इधर मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट या कॉटन के वो सीड हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम रबी क्रॉप्स पर। अब देखिए भाई रबी क्रॉप्स क्या होती हैं। रबी क्रॉप्स आपकी सर्दियों में उगाई जाती हैं। तो यस, भारत में, इंडिया में दो सीजन में क्रॉप्स उगती हैं, खरीफ जो कि रेनी सीजन में, रबी जो कि विंटर सीजन में उगती हैं। ये विंटर सीजन अक्टूबर से लेकर मार्च, ठीक है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक चलता है। अक्टूबर से लेकर मार्च तक चलने के बाद जो उसमें हम क्रॉप्स उगाते हैं उनमें आता है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड यानी सरसों, ठीक है, पी मटर, लिनसीड्स एंड एटसेट्रा। चलिए, अब इसके बाद जरा आगे बढ़ते हैं। ये तो आपके बेसिक खरीफ और रबी क्रॉप्स आ गए। ये मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, भाई सीधा हमें डिफरेंस बताओ खरीफ वर्सेस रबी क्रॉप्स में, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम सॉइल प्रिपरेशन। भाई खेती बाड़ी करने तो चले गए, सबसे पहले करनी कहाँ है, हवा में तो करोगे नहीं, खेती करनी है जमीन पर। जमीन की मिट्टी कैसी होती है, वहां पर न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, पर्याप्त आपके रिक्वायर्ड या सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स है या नहीं है, ये बहुत मैटर करता है। अब तुम्हें फॉर एग्जांपल उगाने हैं आलू, और मिट्टी है पूरी बंजर, यानी उसमें ना न्यूट्रिएंट्स हैं ना मिनरल्स हैं, और आप आपने आलू सो कर दिए, उगा दिए, डाल दिए। पानी तो आप रोज दे रहे हो, मगर प्लांट इतने छोटे छोटे से हो रहे हैं, और पोटैटोज भी इतने छोटे छोटे से हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, इसके काफी रीजंस हो सकते हैं। कुछ रीजन इसमें ये हो सकता है कि उसमें मिनरल या न्यूट्रिएंट्स कम है। अब सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में जो आपका स्टेप आता है वो आता है भाई, जो ऊपर ऊपर की मिट्टी है ना, उसको खोद खोद के निकालो, और नीचे वाली मिट्टी को ऊपर लाया जाए।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ये ग्राउंड के कुछ 3-3 लेयर्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने इस लेयर पे अपनी क्रॉप्स उगा दी और इस लेयर पर क्रॉप्स की रूट्स नहीं गई, इस लेयर पर प्लांट की रूट्स नहीं पहुंची, तो भाई जो आपका ब्लैक रीजन है, इस रीजन की जो सॉइल होगी उसमें न्यूट्रिएंट्स तो बरकरार रहे, उसमें न्यूट्रिएंट्स तो उतने ही हैं जितने पहले थे, बट जो आपकी टॉप लेयर थी सॉइल की, इसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए प्लांट्स ने, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब आप दोबारा इसके ऊपर प्लांट्स ग्रो करोगे इस सॉइल के ऊपर, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे, तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, हम करते हैं टर्निंग एंड लूजिंग द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है। यानी इस लेयर को, टॉप लेयर जो है आपकी, इस लेयर को टर्न करके नीचे ले आते हैं और नीचे वाली लेयर को ऊपर ले आते हैं। अब इस सब को करने में क्या क्या चीजें लगती हैं, कैसे कैसे किया जाता है, जरा ये देखिए। इट हेल्प्स, इसके फायदे क्या क्या है भाई, अगर आपको, आप सॉइल को लूज कर दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, रूट्स आराम से अंदर जा पाएंगी, पौधा भी बोलेगा भाई मजा मौज करा दी तुमने, ठीक है। तो आराम से रूट्स भी नीचे तक डीप पेनिट्रेट कर पाएंगी रूट्स, और प्लांट्स अच्छे से सांस ले पाएंगे। क्लियर। माइक्रोब्स, अर्थवर्म जो है उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, जैसे अर्थवर्म ग्रो करते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी सॉइल में, किसी भी फार्म में अर्थवर्म्स होना, वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, तो इसलिए हेल्प इन ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म्स एज वेल। ओके। उसके बाद आता है आपका प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड, इसे हम टिलिंग या प्लोइंग भी कहते हैं, ठीक है। इसे टिलिंग, बचपन में इसे टाइलिंग कहता था, मुझे लगता था टाइल लगाते थे जमीन पे, तो खैर, तो इसे टिलिंग या प्लोइंग भी कहते हैं। अब इसके बाद तुमने देखा होगा, यूजुअली तुम्हारे गांव में तुम जाते हो, कोई भी बड़े बड़े फार्म से काफी टाइम तक अगर वहां फार्मिंग नहीं हुई है, तो वहां पर बड़े बड़े लम्स बन जाते हैं सॉइल के, देखो कुछ तुम्हें इस तरह दिख रहे होंगे, यहाँ पर बड़े बड़े देखो लम्स बने हुए हैं सॉइल के, ठीक है। इन सबको तोड़ने के लिए, क्योंकि इनके बीच में प्लांट्स उगाओगे नहीं, सॉइल तो लूज चाहिए और सॉफ्ट चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए बड़े बड़े क्रम्स को ब्रेक किया जाता है, और उसके बाद लेवलिंग की जाती है लेवलर का यूज करके। यानी जो उबड़ खाबड़ आपकी जमीन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी उबड़ खाबड़ ऐसे ऐसे जमीन है, अगर आप इस पे प्लांट्स ग्रो करोगे तो अच्छे से ग्रो नहीं होंगे, बट अगर आप इसी जमीन को इस तरह लेवल कर दोगे, तो आप अच्छे से प्लांट्स ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए लेवर का, सॉरी, लेवलर का यूज किया जाता है इरिगेशन के लिए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये देखो, ये क्या कर रहे हैं, सारी की सारी जो सॉइल है तुम्हारी, इसको ब्रेक कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, नीचे की मिट्टी ऊपर ला रहे हैं, ऊपर की नीचे लेके जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि भाई कैसे कैसे मिट्टी को लूज किया जाता है, हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं मिट्टी लूज करने में। अब आपके पास इतना बड़ा फार्म है, ऐसा तो है नहीं कि एक खुरपी लेके जाओगे तुम और लगे रहोगे, तो हो गई फिर तो फार्मिंग 3-4 साल तक, एक क्रॉप भी नहीं उगेगी ढंग से, ठीक है। अगर आपके फार्म्स बड़े हैं, छोटे फार्म्स में ही चल जाता है मैनुअल प्रोसेस, बट बड़े फार्म्स में प्लो होता है, ठीक है। इसके इससे हम क्या करते हैं, टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर, बेटा फर्टिलाइजर ऐड की जाती है, टिलिंग की जाती है सॉइल की, फर्टिलाइजर ऐड किया जाता है, और वीड्स भी इससे रिमूव हो जाते हैं। वीड्स क्या होते हैं, वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। फॉर एग्जांपल तुमने उगाए आलू, और वहां पे उग गए छोटे छोटे तीन चार ऐसे कांटे वाले पौधे, ठीक है। अब होगा क्या, वो बेचारे कांटे वाले पौधे, वो तुम्हारे आलूओं का, जो तुमने आलू उगाए हैं, वो तुम्हारे उगाए हुए आलूओं का सारा का सारा न्यूट्रिएंट सॉइल, न्यूट्रिएंट जो है सॉइल में जो मिक्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और आलूओं को, पोटैटोस को न्यूट्रिएंट या मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे। ओके। तो इसके लिए हम टिलिंग करते हैं सॉइल की, उसमें हम यूज करते हैं, ये देखो प्लो, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर एक तुम्हें छोटा सा ना कि आयरन का तुम्हें एंड दिख रहा होगा, ये जाता है मिट्टी के अंदर, इसको इस तरह से हम खोद खोद के आगे लेके जाते हैं और पूरी मिट्टी लूज होती है, ठीक है। ये यूजुअली वुड का होता है आजकल, क्योंकि ये हल्के होते हैं, पहले आयरन के यूज होते थे बट उसमें जंग लग जाता था, भारी होता था, बहुत सारी चीजें, बट अब वुड का आता है, तो ये पूरा एंगल तुम्हारा वुड का होता है, बस ये जो एंड है, ये एंड होता है आयरन का। ओके। चलिए अब तो जरा आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। अब ये है कि हम प्लाव करते कैसे हैं। देखिए तुम्हें यहाँ दिख रहे होंगे हीरा मोती, ठीक है, पढ़ी होगी प्रेमचंद की कहानी, तो ये हीरा मोती है, ये इनका प्लाव है, ठीक है। अब देखो इन्होंने लगा कैसे रखा है इसे प्लाव को, ये जो एंड है ना, ये वाला एंड,
ये नीचे जमीन में लगा हुआ है, ये वाला एंड जो है नीचे जमीन में लगा हुआ है, ठीक है। सेम ये देखो यहाँ पे भी हीरा मोती दोबारा से आ गए, तो ये भी यहाँ पर इसे कहते हैं प्लाविंग, ये प्लाविंग हो रही है यहाँ पर, क्लियर। अभी ऐसे धीरे धीरे करके दोनों के दोनों आगे बढ़ते रहेंगे। इसके बाद इसमें जो पार्ट्स आते हैं तुम्हारे, जरा उस पर ध्यान देना। एक आता है तुम्हारा प्लाउशेयर, प्लाउशेयर कहते हैं जो ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप है, ठीक है। जो आपकी ये जो ट्राइंगुलर आयरन, ये जो आपकी ट्राइंगुलर स्ट्रिप है, इसको हम प्लाउशेयर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक आता है तुम्हारा प्लाउ शाफ्ट। देखो शाफ्ट क्या होता है, जरा ये ध्यान दो बेटा। शाफ्ट आपका ये पूरा का पूरा हैंडल होता है, ओके। शाफ्ट मतलब हैंडल, ये आपका प्लाउ शाफ्ट हो गया। इसके बाद अदर एंड अटैच टू द बीम एंड प्लेस्ड ऑन बुल्स नेक, इसको रखा जाता है बुल के नेक पर, क्लियर। अब बुल यहाँ से आगे बढ़ते रहते हैं, पीछे से धीरे धीरे करके उनको धक्का देते रहते हैं, या फिर जो फार्मर होगा वो उनको धीरे धीरे करके टैप करता रहेगा, या फिर वो हट हट करके जो बोलते हैं वो चलते रहेंगे आगे आगे करके। और ये तुम्हारी फार्मिंग, ये टिलिंग होती रहेगी सॉइल की, ओके। चलिए अब आते हैं हो पे। अबे होए क्या होता है ये देखते हैं जरा। हो तो रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, सेम काम करता है ये भी, कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है। सो इसका भी सेम काम है, ये काफी स्ट्रांग होता है। बेंट आयरन प्लेट तुम्हें इसमें दिख रही होगी यहाँ पर, ये देखो ये बेंट आयरन प्लेट है, बुड़ी हुई आयरन प्लेट है यहाँ पर, और इसको भी एनिमल्स पुल करते हैं। सो यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा मॉरल मिलता है जो है, लाइफ इज नॉट अ गार्डन सो डोंट बी अ हो, ठीक है। जिंदगी को खोदना बंद करो और आराम से जियो। चलिए कल्टीवेटर क्या होता है बेटा। कल्टीवेटर प्लाउइंग द, अगर आप इसी चीज को जानवरों की जगह ट्रैक्टर से कर रहे हो तो उसे हम कल्टीवेटर कह देते हैं, क्लियर, नथिंग न्यू, बस वही बात है। तो अब आते हैं सोइंग पे। तो भाई देखिए अब बीज कौन सा उगा रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चुन्नू ने एक बीज लिया जिसमें से इतना बड़ा पौधा निकलता है, और वो मिर्च का प्लांट है, वो ग्रीन चिली का प्लांट है, और उस प्लांट में से चिलीज निकलती हैं 2 या 3, और वो भी 2 दिन बाद खराब हो जाती है। अब मैंने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड लिया जिसमें से इतना सा प्लांट उगता है जो कम टाइम लेता है ग्रो करने में, और मुझे कम से कम नहीं तो 20 to 25 ग्रीन चिलीज दे देता है, हरी मिर्च दे देता है। तो भाई ऑफ कोर्स मैं ज्यादा बेनिफिट में रहा, ठीक है, वो मुझसे जलेगा। तो इसलिए जो प्लांट, जो आप सीड का सिलेक्शन कर रहे हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। आपका जो सीड होना चाहिए वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। उसकी यील्ड बहुत ज्यादा होनी चाहिए, मतलब ज्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए, ज्यादा वो बीज, ज्यादा वो प्लांट दे, या फिर सॉरी ज्यादा वो फ्रूट्स थे, या फिर ज्यादा वेजिटेबल्स थे। अब वो रेजिस्टेंट होना चाहिए पेस्ट से। बेटा पेस्ट होते हैं तुम्हारे जो क्रॉप्स को खराब कर देते हैं, उनको हम पेस्ट कहते हैं, उन कीड़ों को हम पेस्ट कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज बहुत ज्यादा होनी चाहिए। यानी जो भी, फॉर एग्जांपल मैंने एक लौकी का पौधा उगाया, लौकी बड़ी पसंद है मुझे, मैंने एक लौकी का पौधा उगाया, और मेरे पड़ोसियों ने भी एक लौकी का पौधा उगाया, बट क्योंकि मेरा पौधा अगेन जेनेटिकली मॉडिफाइड था, मेरी लौकी मेरी लौकी के पौधे में प्रोटीन ज्यादा है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, उनमें कम है। तो ऑफ कोर्स मुझे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं उनके कंपैरिजन में, ठीक है। और जो मेरी क्रॉप है वो ज्यादा महंगी बिकेगी, वो ज्यादा, बहुत, वो मुझे ज्यादा बेनिफिट देगी, ओके। चलिए अब बात करते हैं सीड्स। फॉर एग्जाम्पल अब तुम बैठे हो आराम से अपने घर पे, और तुम्हारे सामने कोई आया और बोला कि भाई ये लीजिए, आपके तुम्हारे सामने आए तुम्हारे कोई रिलेटिव रिश्तेदार, उन्होंने बोला कि हाँ भाई ये लो, तुम्हें खेती वेती करनी थी, हमने सुना पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहे हो, तुमसे हो भी नहीं रही है, मगर तुम खेती बड़ी अच्छी कर लेते हो, हमने सुना तुम खेती वेती करनी है तुम्हें, तो ये कुछ बीज लाए तुम्हारे लिए हम, ठीक है, इसमें से छांट लेना कौन से अच्छे हैं कौन से बेकार है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है बड़ी सिंपल सी, सारे बीज पकड़ो, ठीक है, एक डब्बा लेके आओ, पानी भरो उसमें, और डाल दो बीज उसके अंदर। जो बीज ऊपर फ्लोट कर रहे हैं उन सब को या तो पेस्ट्स ने, कीड़ों ने खा दिया है, जो अंदर से हॉलो या खोखले हो गए हैं, और बाकी सारे जो बीज नीचे सेटल्ड हैं ये सारे बढ़िया बीज हैं, इनको छांट के अलग कर लो, इनको उगा लेना, ठीक है। चलिए ये एक एक्टिविटी थी तुम्हारी जो एनसीईआरटी में दे रखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टिल।
अब बात करते हैं, क्योंकि हम सोविंग की बात कर रहे थे, अब भाई सोविंग कैसे कैसे की जाती है। अब तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े फार्म्स हैं अगर फॉर एग्जांपल, अब सब में जाके तुम एक एक करके बीज तो डालोगे नहीं, तो इसके लिए देखिए, ठीक है, कि उल्टे तंबू जैसा तुम्हारा कोई टूल आता है। इसमें हम क्या करते हैं, ये 3 पाइप्स होते हैं, 1 2 3, ये 3 पाइप हो गए लंबे लंबे। ये देखो, ये 2 भाई साहब हैं, चिंटू मिंटू, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये इनका पाइप गया नीचे इस फनल से, ये क्या करेंगे, ये डालेंगे बीज यहाँ पर, देखो ये यहाँ पर सीड डालेंगे, ठीक है, इसमें उन्होंने सीड डाले, सीड डालने के बाद ये सीधा इस पाइप से होते हुए नीचे जमीन में चले जाएंगे, ठीक है। अब पास थ्रू द शार्प एंड पाइप्स, और नीचे जो इनके एंड्स होते हैं ये बहुत शार्प होते हैं इन पाइप्स के, ध्यान रखना। ओके, चलिए, अब यहाँ पे आगे इनके हीरा मोती बढ़ते जा रहे हैं और ये पीछे सीड्स डालते जा रहे हैं अपने। अब इसके बाद एक और आता है, ये थोड़ा मॉडर्न है, जिसे हम सीड ड्रिल कहते हैं। अब ये लगता है ट्रैक्टर में, ठीक है, अब बेचारे तुम इसे बैलों के पीछे लगा दोगे वो तो बैठ जाएंगे, तो ये लगता है ट्रैक्टर्स में। होता क्या है इसमें, यूनिफॉर्म सीड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जितने सीड्स इस एंड पे उतने ही इस एंड पे, उतने ही इस एंड पे, हर एंड पे सीड्स बराबर आते हैं, इक्वल डेप्थ में जाएंगे, बराबर डेप्थ में, कोई बहुत नीचे है कोई बहुत ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। इससे टाइम बहुत बचता है तुम्हारा और लेबर भी बचता है, यानी पैसा बच जाएगा। वो अलग बात है, ट्रैक्टर में लग जाएगा बट स्टिल टाइम बच जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर की। अब देखो भाई, अब तक हम क्या क्या कर चुके हैं। सबसे पहले मैंने सोच लिया भाई करेला बहुत पसंद है मुझे, करेले की मैंने सब, करेले के मैं बीज बीज ले आया, करेले के सीड्स ले लिए मैंने, सेलेक्ट कर लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स ले लिए मैंने करेले के, ठीक है। उसके बाद मैं गया भाई अपने पुराने फार्म में, लॉकडाउन हो गया था, सब कुछ धंधा बंद हो गया, सोचा चलो फार्मिंग करते हैं। गया अपने पुराने खेतों में, वहां देखा भाई क्लम ग्रम, बड़े बड़े क्लम्स बने हुए हैं मिट्टी के। मैंने पकड़े ट्रैक्टर और लेवलिंग और क्या, टेलिंग शुरू कर दी, ठीक है। लेवलिंग और टेलिंग कर दी, मिट्टी लूज हो गई है, लेवल अप भी हो गई है। अब मुझे करना था सोविंग, बीज भी डाल दिए मैंने, ठीक है, सीड ड्रिल की मदद से मैंने बीज भी डाल दी, विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल मैंने बीज भी डाल दिए उसमें। अब बीज डालने के बाद बारी आती है मैन्योर या फर्टिलाइजर की। अब देखिए इनका काम क्या होता है, हम बेसिकली इन्हें डालते ही क्यों है। तुमने सुना होगा बहुत बार कि भाई मैन्योर अच्छी होती है, फर्टिलाइजर बुरी होती है, या फिर किसी ने नहीं भी सुना होगा। अब देखिए ये बेटा, ये भाई ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स के लिए, ठीक है, ताकि प्लांट्स की हमारी ग्रोथ अच्छी हो, उसके लिए हम मिट्टी में डालते हैं। क्लियर। अब सबसे पहले मैन्योर की बात करेंगे हम। मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक होती है। क्लियर। अब ये बनती है एनिमल और प्लांट वेस्ट से। तो भाई आपके कोई भी घर में प्लांट या पौधा सड़ गया, उसको उठा के डाल दो, गड्ढा खोद के उसको मिट्टी के अंदर डाल दो, ऊपर से मिट्टी भर दो। या कोई भी एनिमल वेस्ट हो, जैसे काउ डंग हो गया, गोबर हो गया, या ह्यूमन वेस्ट भी हो गया, ठीक है, किसी का पेट खराब हो गया तो बोल दो भाई जाके तुम्हारा मैन्योर बन जाएगा, वहां कर दो। अब आती है मैन्योरिंग की बात। अब ये तो बन गया मेरा मैन्योर, ठीक है, उसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं मिट्टी के अंदर, वो उनको खाएंगे और मुझे मैन्योर मिल जाएगी। अब बात करते हैं मैन्योरिंग की। मैन्योरिंग कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, मैन्योर मिल गई, उन्हें फील्ड में जाके भर दो, उसको सॉइल में जाके मिक्स कर दो, वो आपकी मैन्योर हो गई। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर की। भाई फर्टिलाइजर्स देखो क्या होते हैं। फर्टिलाइजर्स बेसिकली केमिकल्स होते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल फैक्ट्रीज में बनाए हुए फर्टिलाइजर्स का, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, एनपीके। अब देख एनपीके क्या होता है, केमिस्ट्री में एनपीए, N stands for nitrogen, P stands for phosphorus, K stands for potassium। तो NPK के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम होता है, इसे हम पोटाश भी कहते हैं, पोटाश, ठीक है। चलो अब आते हैं, क्योंकि भाई ये केमिकल्स हैं, ठीक है, नॉट सो गुड, कुछ ना कुछ तो रिपरकशंस या फिर कुछ ना कुछ तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे इनके। सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट है वाटर पोल्यूशन। ओके, अब जो भी हमने फर्टिलाइजर लिए सॉइल में डाले, अब भाई बगल में से नदी बह रही है, नदी में भी कुछ फर्टिलाइजर्स मिक्स हो गए, सारे के सारे केमिकल्स फर्टिलाइजर मिक्स हो गए, नदियों में भी एक्वेटिक लाइफ खराब होती है। तो वाटर पोल्यूशन का एक मेजर कॉज ये फर्टिलाइजर बहुत बड़ा है। अब आते हैं क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है भाई, जैसे कुछ कुछ खड़ूस टीचर बोलते हैं क्लास में कि भाई आज के दिन
चिंटू आगे बैठेगा, अगले दिन मिंटू आगे बैठेगा और चिंटू पीछे हो जाएगा। क्लास में रोटेशन होती है, ठीक है, कुछ कुछ बच्चों में, कुछ कुछ टीचर्स कराते हैं क्लास में रोटेशन कि भाई ये आगे, ये रोल नंबर आगे बैठेगा, फिर ये पीछे होता जाएगा, पीछे वाला फिर आगे आएगा। इसी तरह से क्रॉप रोटेशन होती है। क्रॉप रोटेशन हम क्यों करते हैं, देखो भाई, सपोज कोई एक प्लांट है, एक्स प्लांट मान लिया मैंने, ठीक है, कोई भी एक प्लांट मान लो, तुलसी मान लो, कोई भी कुछ भी मान लो, करेला मान लो, समझ लो, करेला लौकी बहुत पसंद है मुझे, पता नहीं क्यों। तो समझ लो मैंने करेला लौकी उगाया। अब किसी भी क्रॉप को नाइट्रोजन सपोज बहुत चाहिए, ठीक है, नाइट्रोजन बहुत लेता है वो। उस भाई साहब क्रॉप ने क्या किया, हमने उसको एक बार सॉइल में ग्रो किया, उसने इतना नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लिया सॉइल से कि सॉइल बेचारा हालत पस्त हो गई उसकी, मिट्टी की हालत खराब हो गई कि उसने सारा नाइट्रोजन ले लिया। अब अगर दोबारा कोई क्रॉप उगाओगे आप उस फील्ड में तो नाइट्रोजन कम है। अब हमें एक ऐसी क्रॉप सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो नाइट्रोजन कम यूज करती है, जिसको नाइट्रोजन की कम नीड है, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। पहली बार जो आपने क्रॉप यूज करी, फिर अगली बार उसी फील्ड पर दूसरी क्रॉप यूज करी, ठीक है, तीसरी बार तीसरी क्रॉप यूज करी, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स यूज कर रहे हैं एक ही फील्ड पर। इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये तुम्हारी एक चार्ट मैंने सीधा एनसीईआरटी से उठा के छाप दिया। ये है फर्टिलाइजर और मैन्योर का। सीधा सीधा सवाल आता है, डिफरेंस बताओ फर्टिलाइजर या मैन्योर में, या फिर एक्सप्लेन फर्टिलाइजर, एक्सप्लेन मैन्योर। तो यस, हमने फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा भाई। फर्टिलाइजर्स होते हैं आपके इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ठीक है। एक होते हैं ऑर्गेनिक, एक होते हैं इनऑर्गेनिक। तुम पढ़ोगे इनऑर्गेनिक बाद में। ऑर्गेनिक में ज्यादातर कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, आगे पढ़ोगे 10th 11th में। अब आती है मैन्योर। देखो भाई, मैन्योर आपकी डीकंपोज होती है एनिमल और प्लांट डंग से, ठीक है, और फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है, इसको फील्ड्स में प्रिपेयर किया जाता है, फील्ड्स में गड्ढा खोद के खाद बन जाती है जो, ठीक है। डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर क्या करती है, सॉइल को ना ड्राई बना देती है, क्योंकि इतने केमिकल्स हैं उसमें, तो उससे क्या होता है, सॉइल काफी ड्राई हो जाती है। बट इससे क्या रहता है, ह्यूमस रहती है सॉइल के अंदर। ह्यूमस मतलब नमी रहती है, हल्का सा मॉइस्चर रहता है, ठीक है, जो प्लांट के लिए बहुत अच्छा है, माइक्रोब्स के ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा है। अब ये रिच होती है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस में। देखो भाई, होता ये अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर आते हैं, कुछ कुछ में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है, कुछ कुछ में पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, कुछ कुछ में फास्फोरस रिच होता है। अब जो जैसी आपकी नीड वैसा फर्टिलाइजर ले लो। इसके बाद मैन्योर आती है, ये थोड़ी सी लेस रिच होती है प्लांट न्यूट्रिएंट में। फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं, मगर वो सॉइल को डिग्रेड बहुत ज्यादा कर देती है, या उसमें से ह्यूमस नहीं बचती, सॉइल ड्राई कर देती है सॉइल को। बट मैन्योर में क्या होता है, इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट तो कम होते हैं, मगर ये ह्यूमस देती है और अच्छी होती है प्लांट के लिए और सॉइल के लिए। उतना ग्रोथ नहीं देगी जितना फर्टिलाइजर देगी, थोड़ा कम देगी, मगर सॉइल की फर्टिलिटी के लिए अच्छी होती है मैन्योर। अब थोड़ा हम सबकी मैन्योर की बात कर लेते हैं। तो भैया गर्मा गर्म मैन्योर यहाँ परोसी गई है तुम्हें। अब देखो भाई, इस मैन्योर में जो जो तुम्हारे एडवांटेजेस हैं, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर ओवर फर्टिलाइजर। ध्यान रखना, आता है क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। सबसे पहले वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है सॉइल की, क्लियर। और ये मिट्टी को ज्यादा पोरस कर देती है। पोरस मतलब पोर्स बन जाते हैं मिट्टी में थोड़े थोड़े, जिससे कि एरेशन रहता है, हवा आती जाती रहती है, प्लांट के बल्ले बल्ले रहते हैं, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज बहुत आसान हो जाता है। इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स एंड इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। तो इस सॉइल का टेक्सचर बढ़ा देती है, सुंदर लगेगी सॉइल देखने में, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं इरिगेशन की। देखिए भाई, अब इरिगेशन होता क्या है, ये अब हमने प्लांट उगा दिए, आपने सीड उगा दिए, ठीक है, उसमें फर्टिलाइजर और मैन्योर डाल दी, पानी देना पड़ेगा भाई। ये पानी देने को ही इरिगेशन कहते हैं। अब देखो, इरिगेशन बड़ा सिंपल सा हिसाब है, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप क्रॉप्स में जा जाके डब्बे से पानी देते जा रहे हो। अब डब्बे से देते हैं, कैसे देते हैं, ये सब देखने वाली बातें हैं। अब इसमें आता है टाइम फ्रीक्वेंसी। जैसी भाई, जैसी आपकी फसल, वैसे वैसे आपको पानी देना पड़ेगा, कुछ ज्यादा पानी मांगेगी, कुछ कम पानी मांगेगी। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी चेंज होती है क्रॉप टू क्रॉप। और जर्मिनेशन होता है सीड्स का। अब देखो, जो तुमने सीड्स उगाए हैं वो तो बीज है,
जब तक उन्हें पानी नहीं मिलेगा वो जर्मिनेट कैसे करेंगे? जर्मिनेट मतलब जर्मिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें सीड से प्लांट बन जाता है। क्या बनता है? सीड से प्लांट बन जाता है। तो भाई ये तो हो गया आपका जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, यहाँ तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये। इसके बाद आते हैं जो भी तुम्हारे वाटर में न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्ट, पानी में जो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे प्लांट को धनाधन 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 मिलते हैं। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट आता है इसमें, पानी बचाता है ड्राई एयर से और फ्रॉस्ट से, फ्रीज होने से बचाता है। कैसे? अगर पानी नहीं होगा, पौधा, ठंड अगर ज्यादा हुई तो जम जाएगा, अकड़ जाएगा। ठीक है, जैसे तुम सर्दियों में नहाने में अकड़ जाते हो, देखते रहते हो आधा घंटा पहले बैठ के कि भाई पानी कितना गर्म हुआ, गीजर से कितना गर्म पानी आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए प्लांट्स जो है वो फ्रीज हो जाएंगे, फ्रॉस्ट हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे प्लांट अगर उनके अंदर वाटर कंटेंट कम रहेगा। और अगर बहुत गर्म हवाएं चल रही हैं, होता है तुम स्कूल से घर आते हो ये गर्मियों में, मई के मंथ में, अप्रैल में, तड़पती हुई धूप पड़ रही होती है, सर पे नाच रही होती है, उस टाइम पर हमें मन करता है कोई बस ठंडा ठंडा पानी डाल दे सर के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए जो पानी है वो प्लांट को फ्रॉस्ट से और हॉट एयर दोनों से सेव करता है। अगर गर्म हवा चल रही है तो इवेपोरेशन होगा एंड इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो इसलिए दोनों चीजों से उसे सेव करती है। और भैया इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर कुछ सोर्स आते हैं इरिगेशन के, अब तुमने खेत तो बगल में बना लिया, पानी कहाँ से लाओगे? अब एक देखो, ये मैडम यहाँ पे पानी लेने गई थी कुएं में, ठीक है, जिस जिसने मूवी देखी होगी उसको पता होगा। तो देखो तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन है, जैसे तुम कुएं से पानी ला सकते हो, ट्यूबवेल से, या फिर तुम्हारे अगर आसपास कोई डैम या फिर लेक है या कोई रिवर जा रहा है तो वहां से आप पानी ला सकते हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे कुछ नेचुरल सोर्सेस हैं इरिगेशन के। अब इंसानों ने बोला भाई नेचुरल सोर्सेस से पानी इतना मिलता नहीं है, या फिर इतना दूर दूर जाना पड़ता है नदियों से पानी लेने के लिए, क्यों ना अपने घर के आसपास ही बनाया जाए। इसलिए हमने कुछ नेचुरल जो वाटर अवेलेबल होता है वो हमारे खेतों तक पहुंच जाए। अब सबके खेतों के बगल में से तो नदी बहती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सबके वो जो रिवर का पानी है, वो जो सोर्स का पानी है, वो भैया हमारे फार्म तक, हमारी लैंड तक पहुंच जाए। इसके लिए चार यहाँ पर तरीके दिए हैं जो है मोट, चेन पंप, ढेकली, राहत। पहला है मोट। मोट मतलब पुल्ली सिस्टम। वही पुली सिस्टम क्या होता है, देखिए यहाँ पर तुम्हें पहली फोटो दिख रही होगी, ये है तुम्हारा पुली सिस्टम, सॉरी, ये तुम्हारा पुली सिस्टम है, मोट या पुली सिस्टम। ये जो हैंडसम से चचा पानी निकाल रहे हैं, ठीक है, उसी कुएं के अंदर से जहां से वो लड़की बाहर आ रही थी। सिंपल सा है पुली सिस्टम, ऊपर एक पुली लगा हुआ है तुम्हारा वेल के ऊपर। ठीक है, तुम यहाँ से खींच रहे हो और ऊपर पानी आ रहा है और तुम उसे निकाल देते हो पानी को। दैट्स इट, कुछ खास नहीं है। इसके बाद दूसरा था हमारा चेन पंप। भाई चेन पंप क्या होता है ये देखो। अब चेन पंप तुम्हारा ये रहा। अब चेन पंप में देखो होता क्या है, नाम से पता लग रहा है, एक जा रही है ये चेन, ठीक है, और यहाँ नीचे कहीं लगा होगा तुम्हारा पंप। चेन पंप से क्या होता है, देखो गौर से देखो जरा इस चीज को, यहाँ दो बाल्टियां भी लटकी हुई हैं, ठीक है, दो बाल्टियां लटकी हुई हैं यहाँ पर। अब हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पर ये बाल्टी से पानी से नीचे से पानी बाल्टियां भर के ऊपर ला रही हैं और यहाँ होके खाली हो जा रही है। ठीक है, यहां से भरी हुई बाल्टियां आ रही हैं ऊपर और यहाँ आके वो खाली हो जा रही है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा चेन पंप सिस्टम। अब तीसरा है तुम्हारा ढेकली। ढेकली में देखो क्या होता है, यहाँ पर भाई एक पत्थर उठा के बांध दिया एक डंडी के कोने में, और इस पत्थर को यहां पर रखने से क्या होगा, देखो ये स्टिक नीचे आएगी और जो इसमें पानी भरा था ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एक तरह का लीवर सिस्टम है ये। और चौथा आता है राहत। राहत में भी सेम चीज है, बस राहत में क्या होता है, देखो इन दोनों में सेम प्रिंसिपल लग रहा है, बस राहत में क्या है, यहाँ पर हीरा मोती बैठा दिए और यहाँ पर नीचे इन्होंने पंप लगा दिया, ये इसमें फर्क है। अब ये ऐसे ऐसे करके घूमेंगे, गोल गोल करके घूमेंगे यहाँ पर, और ये भी चक्का यहाँ पर ये व्हील घूमता रहेगा। इसको हम कहते हैं राहत सिस्टम। पता नहीं कौन सी राहत मिलती है इससे, तो चलिए फिर भी आगे चलते हैं।
मॉडर्न मेथड्स, ये तो ट्रेडिशनल थे। अब बात करते हैं कुछ मॉडर्न मेथड्स के बारे में। सबसे पहला आता है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम। कई बार बचपन में हमें प्यास लगती है तो आसपास के स्प्रिंकलर में ऐसे मुंह जाके मुंह दे देते हैं हम, और प्यास हमारी बुझ जाती है। तो चलिए भाई, यूजफुल ऑन अनइवन लैंड, स्प्रिंकलर सिस्टम की कुछ दिक्कतें हैं। अगर तुम्हारी मिट्टी ऐसे उबड़ खाबड़ है तो इस पर जो स्प्रिंकल होके पानी गिरेगा, यहाँ पर ज्यादा गिरेगा, यहाँ पर कम गिरेगा, ऊपर ज्यादा गिरेगा, यहाँ कम गिरा, यहाँ कम गिरा। अनइवन लैंड के लिए ये सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। ठीक है। परपेंडिकुलर पाइप्स यूज करे जाते हैं इसमें। हम देखो, ये परपेंडिकुलर पाइप्स इस तरह से परपेंडिकुलर पाइप जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आपका ये एक मेन पाइप आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे स्प्रिंकलर लग जाएंगे, यहाँ पर स्प्रिंकलर लग जाएंगे। स्प्रिंकलर ऐसे ऊपर को निकले होते हैं, देखो जमीन से ऊपर को निकले होते हैं स्प्रिंकलर्स ये। ठीक है। अब इसके बाद फील्स लाइक रेन, फायदा ये है कि ऐसा लगता है पौधों को कि भाई आहा बारिश आ गई, होता नहीं है। ठीक है। अब आते हैं ड्रिप सिस्टम। ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। ये भाई उन एरियाज के लिए तो ये बहुत अच्छा है जहां पर पानी की कमी है। उन एरियाज के लिए बहुत बढ़िया है जहां पर पानी की कमी है। कैसे? ये यहां से आते हैं दो पाइप दौड़ते हुए। ठीक है। राम और घनश्याम। अब यहाँ देखो, छोटे छोटे पाइप निकल रहे हैं उधर उधर को। इन पाइप्स में से ड्रिप बाय ड्रिप पानी जाता है, और जाता है सीधा प्लांट्स की रूट्स में जहां चाहिए। ठीक है। स्प्रिंकलर में क्या था, पानी हर जगह जाएगा, चाहे वहां पानी चाहिए या नहीं चाहिए, चाहे वहां रूट्स हो या ना हो। ठीक है। बट इसमें पानी केवल सीधा रूट्स तक ही जाता है। ये फायदा है इसका। तो वाटर वेस्ट नहीं होता इसमें। ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम से बहुत ज्यादा बेटर है। और उन एरियाज के लिए तो ये बून है जहां पर पानी की कमी बहुत होती है। चलिए, अब आते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स पर। अब भाई हमने पौधे भी उगा दिए, पानी भी दे दिया, अब जाहिर सी बात है वीड्स तो आने ही थे। क्लियर? अब वीड्स बेसिकली होते क्या है? ये ऐसे पौधे होते हैं जिनको हम नहीं चाहते कि भाई ये यहाँ हो, जैसे रिश्तेदार। ठीक है। तो एग्जाम टाइम पर आने वाले रिश्तेदार, तो ये अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं विद अलोंग द क्रॉप्स, जो नहीं होने चाहिए। अब वीडिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम रिमूवल ऑफ वीड्स करते हैं। क्यों? क्योंकि भी देखो, अगर वीड्स हो रहे हैं और आपने जो क्रॉप उगा रखी है, तो ये क्या करेंगे, सॉइल का न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये सॉइल के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, और तुम्हारी रूट्स, तुम्हारे प्लांट को, तुम्हारी क्रॉप को, वो बेचारे भूखे प्यासे रह जाएंगे। क्लियर? अब इसके बाद आते हैं क्रॉप्स पर। अब कंपीट विद क्रॉप्स ये करते हैं, क्रॉप से कंपीट। भाई लड़ाई करते हैं, ऑफ कोर्स लड़ाई करते हैं, मतलब इन द सेंस बॉक्सिंग बॉक्सिंग नहीं करते। ये कंपीट करते हैं कि भाई मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स है वो मैं लूंगा या तुम लोगे। ठीक है। इसके बाद कुछ वीड्स पॉइजनस भी होते हैं। और टिलिंग बिफोर सोविंग कंट्रोल वीड्स। अगर आप सोविंग से पहले, यानी बीज उगाने से पहले अगर आप टिलिंग करते हो, तो भी वीड्स काफी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। कुछ मैनुअल मेथड्स हैं, जैसे छोटे छोटे फार्म्स है तो वहां पर आप खुरपी या ड्रिल लेकर भी कर सकते हो, वीड्स हटा सकते हो। जैसे खुरपी से खोदते हैं, ऊपर ऊपर करके खोदते हैं खुरपी से। ठीक है। इसके बाद वीडिसाइड्स आप छिड़क सकते हो। अब देखो भाई, ये बड़े बड़े डब्बे अपने ऊपर लेके चल रहे हैं फार्मर्स जो हैं, ये वीडिसाइड्स डाल रहे हैं। वीडीसाइड्स, ठीक है। ये पेस्टिसाइड भी हो सकते हैं, वीडीसाइड। पेस्टिसाइड होते हैं जो हमें पेस्ट कंट्रोल, जो हमें पेस्ट से बचाते हैं। वीडीसाइड्स होते हैं जो वीड को नहीं उगने देते। ठीक है। चलिए, अब ये होते केमिकल्स ही हैं, क्योंकि ये केमिकल्स जो डाल रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वीडीसाइड डाल रहा हूँ, और डालते हुए ये मैं 2-3 दिन से डाल रहा हूँ, रोज इन्हें मैं इनहेल करा जा रहा हूँ, अरे वाह मजा आ गया, खुशबू आ रही है, वाह वाह वाह, नशे हो रहे हैं इससे। तो उससे क्या होगा, मेरे लंग्स को दिक्कत होगी, लंग प्रॉब्लम्स होंगी, ब्रेन प्रॉब्लम हो सकती है, वो केमिकल्स कहीं भी जाकर क्लॉट हो सकते हैं। ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए देखो उन्होंने मास्क पहना हुआ है। क्या वो दिख नहीं रहा था ना अच्छे से, वो आगे वाले ने तो भाई साहब ने पूरा मुंह ही ढक लिया है। ठीक है। तो डाइल्यूटेड विद वाटर, इसको हम वाटर में डालते हैं, फिर स्प्रे किया जाता है, ऐसे जैसे यहाँ छिड़क रहे हैं ये। इसका एक एग्जाम्पल लिख लो, 2,4-D। ठीक है भाई, 2,4-D इसका एग्जाम्पल है, एक वीडीसाइड का एग्जाम्पल है ये। एनसीईआरटी में मेंशन्ड एग्जांपल्स हैं ये। अब इसके बाद वीडीसाइड भी डाल दिए भाई, अब हो गई हमारी क्रॉप्स बड़ी।
अब क्या करना है, अब डालेंगे, अब करेंगे हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई छटाई। अब देखिए क्रॉप्स हो गई मैच्योर, बड़े बड़े तुम्हारे टिंडों के बेले, टिंडे की बेल उग गई, अंगूर की बेलें उग गई हैं, और वीट उग गए हैं, पैडी उग गया है, जो उगाना था उग गया है, उग चुका है। अब आ गया मैच्योरेशन हो चुका तुम्हारा। अब करेंगे क्रॉप्स को पुल आउट एंड कट। अब ये कैसे करते हैं, ये हम करते हैं सिकल और हार्वेस्टर की हेल्प से। यहाँ पर इतना बड़ा तुम्हें ये जो दिख रहा है, ये हार्वेस्टर है, बड़े बड़े फार्म्स के लिए यूज होता है, बहुत कम टाइम में हार्वेस्टिंग कर देता है। ठीक है। थ्रेशिंग एक प्रोसेस है, इसमें हम ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ। अब देखो शाफ यानी ये जो पूरा का पूरा तुम्हारा ये जो झाड़ फूस होता है, इसमें से हमें क्या अलग करना है, बीज अलग करने हैं, वीट अलग करना है, दालें अलग करनी है, पल्सेस के दालें सीड्स अलग करने हैं। उसके लिए हम थ्रेशिंग करते हैं, इसके लिए हम थ्रेशर यूज करते हैं। ये एक थ्रेशर है यहाँ पर, ये जो मैं फोटो दिख रहा है ना, ये तुम्हारा थ्रेशर और हार्वेस्टर दोनों है। ये साथ साथ में काट भी रहा है, हार्वेस्टिंग भी कर रहा है। अब काटने के बाद जो सीड्स उनमें रह गए हैं, वीट के सीड्स या पल्सेस के सीड्स, उनको वो क्या कर रहा है, थ्रेशर की तरह हटा भी रहा है, यानी सीड्स को अलग भी कर रहा है झाड़ फूस से। क्लियर। अब देखो झाड़ फूस भी अलग हो गई, सीड भी अलग हो गया। और तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हारा बजट है केवल थ्रेशर लेने का, तुम थ्रेशर ले सकते हो, अगर हार्वेस्टर लेने का बजट, तुम केवल हार्वेस्टर ले सकते हो। एक आता है कंबाइन, यहाँ पर जो इमेज दिखा रखी है वो कंबाइन की है। ये थ्रेशर और हार्वेस्टर दोनों का काम करता है। ओके। अब आते हैं स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू दिस सेपरेशन बाय विनोइंग। अच्छा विनोइंग पता है क्या होता है, विनोइंग तुमने पढ़ा होगा 7th क्लास में, 6th क्लास में। विनोइंग क्या होता है, ऐसे बड़ा सा हम वो लेते हैं, पंखा चलाते हैं यहाँ पर, और फिर जितना भी झाड़ फूस होता है उसको ऊपर से ऐसे हिला हिला के वो करते हैं, नीचे गिराते हैं, यहाँ से पंखा चलता है। जब पंखा चलता है तो क्या करता है, उससे झाड़ फूस उड़ जाते हैं, और जो बीज होते हैं हैवी, वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है। जो भी झाड़ फूस ऐसे तुम उड़ाओगे उसे एक बड़े से कंटेनर में रख लो उसे, और ऐसे करके थोड़ी हाइट से नीचे गिराओ, और साइड से पंखा चला दो। उससे क्या होगा, जो सीड्स हैं भारी भारी वो नीचे रह जाएंगे, और झाड़ फूस के जो भी तुम्हारा शाफ है वो उड़ के चला जाएगा। गुड। चलिए अब आते हैं फेस्टिवल्स पे। अब भाई सब कुछ हो गया, अब है एंजॉय करने का टाइम। अब भाई एंजॉय करने के लिए हमारे पास फेस्टिवल्स आते हैं, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या, बिहू। ये सारे के सारे जो तुम्हारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं, यानी इस टाइम पर फसल की कटाई हो चुकी है, और जो फार्मर्स हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई चलो हमने पूरे इतने महीने, हमने 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, इतनी हमने मेहनत करी है, और अब हम फाइनली फसल को बेच सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं, या फिर उसे यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये सारे के सारे फेस्टिवल्स, और भी काफी सारे फेस्टिवल्स होते हैं इंडिया में, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, वो सारे के सारे फेस्टिवल्स अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से मनाए जाते हैं। ठीक है। नाइस। चलिए, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। चलिए अब आती है स्टोरेज की बारी। अब भाई फार्मर्स ने काट तो दी, हार्वेस्ट भी कर दी, एंजॉय भी कर लिया, अब मेन काम है स्टोर करना। क्योंकि स्टोर करना है और फिर आगे पहुंचाना भी है। अब देखो जहां भी आप फसलों को स्टोर, अब फसल नहीं है वो, अब वो जैसे सीड्स हैं, तो वो सीड्स या ग्रेन्स बन चुके हैं, या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स बन चुकी हैं। तो अब जो भी आपकी स्टोर करने के लिए आपको जो भी रखना है, वो रखना है आपको मॉइस्चर फ्री, इंसेक्ट फ्री, रैट फ्री, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्री। मॉइस्चर तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, जहां सीड्स में मॉइस्चर आया वहां वो खराब हो जाएंगे। कीड़े भी नहीं लगने चाहिए, मॉइस्चर भी नहीं आना चाहिए, रैट्स भी नहीं होने चाहिए, और ऑर्गेन माइक्रोब्स भी नहीं होने चाहिए। अब इसके बाद जो आप हम सीड, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे राइस को, ठीक है, स्टोर करके रखना है। उसको स्टोर करके रखने के लिए मुझे उसे सुखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा, पानी होगा, तो सारा का सारा राइस खराब हो जाएगा। ठीक है। इसलिए हम उन्हें जूट बैग्स में रखते हैं, जैसे कि यहाँ दिख रहा है तुम्हें जूट बैग्स, जूट बैग्स में रखा हुआ है हमने इन्हें। अब जूट बैग्स में रखने के बाद अब इन्हें सिलोज में भी, या ग्रेनरीज, देखो यहाँ पे दिखा रखी है ग्रेनरीज, या जहां भी आप उन्हें स्टोर कर रहे हो वहां पर आप नीम की सूखी पत्तियां, ड्राइड नीम लीव्स भी उन सीड्स के बीच में डाल दो, उन कंटेनर्स में डाल दो, तो वो भी
एक एंटी बैक्टीरियल काम करती हैं, ठीक है। बैक्टीरिया नहीं आने देगी या पेस्ट नहीं आने देगी एक हद तक। ओके, ड्राइड नीम लीव्स जो होती है। चलिए, अब ये तो हमने बात करी भाई कि आपके प्लांट से आपको क्या क्या मिलता है। बेटा इस पीपीटी में देखो, इस बात का ध्यान रखिए हमेशा, तो हमेशा ध्यान रखो, जो मैं पीपीटीज बना रहा हूँ, इस पीपीटीज में आपको हर एक चीज की डेफिनेशन, पूरे चैप्टर की सीधा स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सारे आंसर्स इसी टॉपिक में है, बस इसी पीपीटी को आप बार बार देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे, आपको सब मिल जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं, प्लांट्स की बात तो खत्म हो गई, अब जरा बात करते हैं जानवरों की। बेटा एनिमल से भाई हमें देखो, फिश, अब कोई भी अब कोस्टल एरियाज में रहता है, अगर नदी के आसपास, सॉरी नदी के आसपास, यस नदी के आसपास या फिर ओशन के आसपास रहता है, जैसे साउथ इंडिया हो गया, वो वहां पर फिश बहुत खाई जाती है, फिश बहुत कंज्यूम होती है वहां पर, ठीक है। अब एनिमल्स रियर्ड इन फार्म्स, होम्स और लार्ज स्केल, एनिमल्स को रियर किया जाता है बड़े बड़े स्केल्स में। बड़े बड़े स्केल मतलब वो ज्योमेट्री वाले स्केल नहीं, बड़े बड़े स्केल मतलब काफी ज्यादा तादाद में काफी सारे जानवरों को एक साथ रखा जाता है। देखो जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं इतने सारे गधे, या सॉरी गाय, बफेलो या काउज, या फिर ये कुछ भी हो सकते हैं, गोट हो सकती है, कैमल हो सकते हैं, कोई भी एनिमल यूज हो सकता है, ठीक है। अब आता है कि यहाँ पे टर्म जो है एनिमल हस्बेंड्री, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म भाई। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है बेटा? एनिमल हस्बेंड्री होती है आपकी कि ये एनिमल के हस्बैंड नहीं होते, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनिमल हस्बेंड्री मतलब आप जब एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, मगर बहुत ही लार्ज स्केल पर। ये नहीं कि घर पे एक आपने डॉग पाल लिया या एक बिल्ली पाल लिया फिर आप कह रहे हो मैं तो एनिमल हस्बैंड, वो नहीं। आप डॉग्स पाल रहे हो तो बहुत सारे पालो, मतलब कम से कम 50 60 100 20 30 50 70 इस तरह से। आप काउस पाल रहे हो, काउस डोमेस्टिकेट कर रहे हो डेयरी प्रोडक्ट्स के पर्पस से, या फिर आप फिश फार्मिंग कर रहे हो, ठीक है, पिसी कल्चर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, या फिर आप सेरी कल्चर कर रहे हो जिसमें हम सिल्क वॉर्म को हम डोमेस्टिकेट करते हैं, सिल्क वॉर्म को हम ग्रो करवाते हैं सिल्क के लिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे पार्ट्स आते हैं एनिमल हस्बेंड्री में। अब देखिए फिश से हमें, जैसे फिश, उससे हमें विटामिन डी मिलता है, कॉड लिवर ऑयल मिलता है ना। कॉड लिवर ऑयल, कॉड एक फिश का नाम है, ध्यान रखना, उसके लिवर से निकाला जाता है ये ऑयल। तो ये कॉड लिवर ऑयल मिलता है। तो एक गधा भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब कुछ था आपका कि भाई किस तरह से, सॉरी, किस तरह से हम प्लांट्स और एनिमल्स का यूज करके क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप क्रैकिंग द कंसेप्ट। अब हम इसके डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए कीप क्रैकिंग द कंसेप्ट अगेन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।